बाजार में बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट क्या हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न आपके मन में होगा क्योंकि बाजार बार-बार ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन नीचे आ जाता है। उसके पीछे सैकड़ों कारण हम लोग रोज डिस्कस करते हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि बाजार में बड़ी तेजी होने वाली है या बड़ी गिरावट हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो। मेरा नाम है नीरज। आज इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं कुछ चार्ट के जरिए, कुछ आंकड़ों के जरिए और कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस के जरिए कि दरअसल मार्केट में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। इसीलिए इस पे जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि बड़ी तेजी या गिरावट क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर अब तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट को हम एक आज नए कॉन्टेक्स्ट में, नए परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि गुड इन्फ्लेशन या री इन्फ्लेशन नाम का एक टर्म है जिसको हमें समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? उससे पहले दो तीन प्रश्न जो हमारे मन में इस समय चल रहे होंगे, वो प्रश्न ये है। प्रश्न पहला क्या है कि मार्केट चल क्यों नहीं रहा? सब कुछ तो अच्छा कर दिया, जीएसटी में कटौती हो गई, इनकम टैक्स ठीक कर दिया, रिफॉर्म्स कर दिए, आरबीआई ने रेट कट कर दिया, नहीं चल रहा है। क्या इकोनॉमी एकदम ठंडी है हमारी, उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है? आप कहोगे क्वार्टर में देखो 7.8% की रियल इकोनॉमी ग्रो हुई थी, फिर भी नहीं चल रहा है। लेकिन क्या वाकई इकोनॉमी ग्रो हो रही थी? ये प्रश्न है। और अगर ऐसा नहीं तो ग्रोथ बढ़ाने के उपाय क्या हो रहे हैं? ये तीन प्रश्न हैं। इन्हीं के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि हम इसी के जरिए बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ये हमारा इन्फ्लेशन का चार्ट है। 1.54% का हमारा इन्फ्लेशन है सितंबर में, अभी जो आया था। अब बहुत सारे लोग खुशी के मारे एकदम पागल हैं कि अरे कितना लो इन्फ्लेशन है हमारे देश में, और सरकार भी सब, ये हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। उस बहस में मैं नहीं जाता हूं कि एग्जैक्टली जब आप बाहर निकलते तो आपको क्या इन्फ्लेशन दिखती है। हम इस डेटा को ही सही मान लेते हैं कि 1.54% का हमारा इन्फ्लेशन है। और आप देखिए पिछले एक साल का ये चार्ट आपके सामने है, लगातार वो नीचे की तरफ ही आया है। यानी सीपीआई का नंबर जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो लगातार नीचे आया और 1.5% की इन्फ्लेशन है जो कि लोएस्ट है कई सालों में। हमारे ख्याल में इतना नहीं हुआ है। तो हमें क्यों नहीं खुश होना चाहिए? और क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर बहुत लो इन्फ्लेशन है, उसका सीधा मतलब ये है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है। मोटा समझिए ना कि आपने सामान नहीं खरीदा तो उसके दाम नहीं बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो आपको खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? आप खुद सोचिए कि आप सामान नहीं खरीद रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको जरूरत नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है। जरूरत नहीं है ये मानना बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी को हर चीज की इस समय जरूरत पड़ती है। तो नहीं खरीद रहे, इसका मतलब या तो आपके पास पैसे नहीं है या आपकी रीच से ज्यादा है वो। तो इसलिए अगर इन्फ्लेशन नीचे है तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्राइस इन्फ्लेशन चाहिए। वही आगे रिफ्लेक्ट होता है हमारे मार्केट में और तमाम चीजों में। अब दूसरा आंकड़ा हम इसके साथ ही आपको दिखाते हैं, फिर दोनों को मिला के समझाएंगे। ये हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ है। एनुअलाइज नंबर है ये 6.5% का। 6.4, 6.8, 6.6, इसके बीच में लोग अपने अनुमान लगाते रहते हैं। लेकिन एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम 6.5% का एक आंकड़ा मान लें, जो आरबीआई भी मानता है, हालांकि उन्होंने भी थोड़ा सा रिवाइज किया, लेकिन वो हर 3-3 महीने बदलते रहते हैं, हर महीने बदलते रहते रादर। तो 6.5% को अगर हम मान लें कि ये हमारा रियल जीडीपी नंबर है, क्वार्टरली नंबर पे मैं नहीं जा रहा हूं जो लास्ट क्वार्टर में 7.8 आया था, पूरे साल का जब आप देखेंगे तो एनुअलाइज बेसिस पे आरबीआई खुद मानता है कि 6.8, 6.6 इस टाइप से कुछ रहना चाहिए। 6.5% में अगर हम वो 1.5% जोड़ दें इन्फ्लेशन वाले, तो कितना हो गया? 6.5 और 7 और एक 8, यानी आपकी नॉमिनल जीडीपी 8% है क्या? 7.8 जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी था, अगर उसमें हम लोग जोड़ते तो हमारा 8.8 या 9% के आसपास बन के आया था नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये नॉमिनल जीडीपी बनता। और यही आपके लिए, कंपनियों के लिए ग्रोथ का पैमाना होता। मार्केट इसी पे रिएक्ट करता है।
ग्रोथ इज रियल प्लस प्राइस इन्फ्लेशन। तो आपका अगर नॉमिनल जीडीपी ऊपर नहीं जा रहा है, वो 10 से कम है, 9 के आसपास है, तो आपको मार्केट में बड़ी तेजी नहीं मिलती है। अब आपके सामने ये नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा साफ रखा हुआ है सामने। आप अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक का फाइनल डेटा जो इसमें कैलकुलेट किया देखिए 9.9% है। अगर आप 2025 को इसमें जोड़ लेंगे, एकदम लेटेस्ट आंकड़ा जोड़िए, तो ये 9% से नीचे आ जाता है। अगर 9% या 9% के आसपास आपकी नॉमिनल जीडीपी है, तो आप मार्केट से रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें 1-1.5% का प्रीमियम लगा देंगे अगर, तो भी 10% के आसपास ही बैठता है। तो फिर कंप्लेंट क्यों? हमारी जो अर्निंग्स आ रही है कंपनियों की वो ऐसी ही आ रही है, 10% से कम। लास्ट क्वार्टर में 9% की थी, 9-10 के बीच में आ रही है। तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो वेरिएबल है? वो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। देखिए, एक बहुत सच्चाई समझिए आप, हमारे देश में पिछले 15, 20, 25, 30 सालों में जो भी ग्रोथ हमने देखी है 12-15% की, जो म्यूचुअल फंड वाले आपको समझाते रहते हैं, उसमें एक बड़ा चंक इन्फ्लेशन का है। हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहता था, और हमारी 6.5-7% ग्रोथ रहती थी, तो 12-13% का रिटर्न आपका मार्केट में बनता था, कभी कभी 15 बन जाता था, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन एंड रियल ग्रोथ। तो रियल ग्रोथ तो हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 6.5-7% के बीच में पिछले दशकों से, इररिस्पेक्टिव की सरकार किसकी थी, मोदी जी की थी, मनमोहन सिंह की थी, या उससे पहले वाजपेयी जी की थी, नरसिम्हा राव की थी। अब इन्फ्लेशन ही आपका वेरिएबल था जहां पे चेंज होता था तो आपकी ग्रोथ बढ़ती थी। इस समय जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बहुत कम है, ये अच्छा नहीं है। इससे खुश होने की जरूरत नहीं है कि 1.5% इन्फ्लेशन तो हम बहुत खुश हो जाएं। इसका एक ही मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो आरबीआई को कंफर्ट मिलता है और रेट कट करता है। 4% का उनकी जो टारगेटिंग है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हालांकि ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है। अब 1.5% का इन्फ्लेशन लेकर के आप 12% या 10% की नॉमिनल ग्रोथ नहीं ला सकते, यही प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये 3 फिगर से आपने क्या समझा कि नॉमिनल जीडीपी आपकी नीचे है, इसलिए आपका मार्केट में नहीं दिख रहा रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, कंपनियों की अर्निंग पे सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियों की अर्निंग प्राइस पे डिपेंड करती है कि प्राइस किस तरह से बढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। रियल जीडीपी आपकी 6.5-7 दशकों से बनी हुई है। तो ये जो 3 चार्ट हमने आपको दोबारा से दिखाए थे, इनको बहुत ध्यान से समझिए कि आपकी रियल जीडीपी 6.5-7 के आसपास है, आपकी नॉमिनल जीडीपी ये बनी हुई है, और आपका इन्फ्लेशन 1.5% पे बना हुआ है। अब इन तीनों को समझने के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इसको बढ़ाने के लिए जो हमने सबसे पहले कहा था कि री इन्फ्लेशन इस देश में सरकार कर रही है। घबराइए मत, सरकार इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। ये सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है ये। कैसे, अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। जीएसटी की कटौती जो की गई है कि अपर प्राइस 18% कर दिया गया है, 28% खत्म कर दिया गया है, इसका क्या मतलब है कि जब जीएसटी कम होगा तो डिमांड पुश होगी, बाइंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। यही तो लॉजिक लेके सरकार ने कहा कि हमारा जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है उसमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल 48,000 करोड़ का पड़ेगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा, तो वो वैल्यू की बजाय वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो सरकार ने जीएसटी कम कर दिया। आपका इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, 12 लाख तक टैक्स फ्री है अगर आप न्यू रिजीम में कर रहे हैं, और इफेक्टिवली अगर उसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन में डाल दें तो 12,75,000 तक होता है। ये क्या हुआ? आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, तो आप खर्चा करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सीधी सपाट है कि सरकार गुड इन्फ्लेशन लाना चाहती है, री इन्फ्लेशन लाना चाहती है। री इन्फ्लेशन इज ए गुड टर्म, कि एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन आप क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल्ड है? क्योंकि सरकार के उपायों से इन्फ्लेशन आ रहा है। सरकार कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए टैक्स कट कर रही है, वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों टैक्स उसने कम किए हैं, क्योंकि वो चाहती है थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़े, डिमांड पुश हो। तो ये सरकार ने किया। आरबीआई ने क्या किया है? ब्याज दर काटे और रेगुलेटरी नरमी की है पिछली पॉलिसी में, जबरदस्त तरीके से। इतने सारी चीजों को उन्होंने ईज किया है कि बैंकों के पास, एनबीएफसी के पास, इंडिविजुअल के पास
ज्यादा पैसे आए तो वो खर्च करेंगे। अब आप देखिए दो बड़े इंस्टीट्यूशन आरबीआई और सरकार मिलके री इन्फ्लेशन करना चाहते हैं, गुड इन्फ्लेशन लाना चाहते हैं, जिससे कि ये जो 1.5% वाला जिंक्स है ये ऊपर बढ़े। आप कहोगे ये कॉन्ट्रा है, नहीं, बिना रेट कम किए आरबीआई के एक्शन समझिए, बिना ब्याज दर काटे री इन्फ्लेशन कर रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं बिना ब्याज दर कम किए। कैसे? ब्याज दर तो अभी उन्होंने नहीं काटी इस पॉलिसी में, लेकिन उन्होंने रेगुलेटरी ईज कर दिया जिससे आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अभी आपको दिखाएंगे आगे। सरकार ने क्या किया? कट ले लिया। वो कह रहे हैं कि जीएसटी कट का उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो हम लोग देखेंगे जब आएगा नंबर, लेकिन उनके हिसाब से कट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन ड्राइव हो जाएगा। इनकम टैक्स के जरिए आपके हाथ में ज्यादा पैसे छोड़े कि आप ज्यादा कंज्यूम कर सके। ठीक है, ये दो काम उन्होंने किए, री इन्फ्लेशन करने के लिए या गुड इन्फ्लेशन करने के लिए। अब देखते हैं आरबीआई ने क्या किया। आरबीआई ने जो किया है वो आपके सामने ये एक पिक्चर है, जो उन्होंने 8-10 बड़े उपाय किए थे अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट में विदाउट रेट कट। क्या क्या उन्होंने किया? बैंकों को ये अलाउ कर दिया कि वो एक्विजिशन के लिए जो फाइनेंसिंग है वो करें, तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्विजिशन के लिए पैसे अगर कंपनी को चाहिए फॉर द टाइम बिंग तो वो बैंक से ले सकते हैं। पहले उसको लिमिट कर रखा था, अब उन्होंने ओपन कर दिया कि सस्ता लोन दो एमएनए एक्टिविटीज के लिए, तो बैंकों का बिजनेस बढ़ाया, फंडिंग रिलीज की। फिर उन्होंने क्या किया कि कैपिटल जो है आईपीओ के लिए वो 25 से बढ़ा के लाख कर दिया उन्होंने, 10 लाख से बढ़ा करके, यानी आईपीओ फाइनेंसिंग बढ़ा दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 10,000 करोड़ का जो कैप लोन ऑफर्ड होता था वो स्क्रैप कर दिया और इसको और बढ़ा के उन्होंने कर दिया कि आप जितना चाहे उतना लोन दे सकते हैं। अब बैंक क्या कर सकते हैं? ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से लोन दे सकते हैं। एमएफआई को, एसएमई को ज्यादा लोन मिल सकता है और वो उस लोन को आगे फंड कर सकते हैं। वेटेज कम कर दिया गया है, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए ये कर दिया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी आपके शेयरों के अगेंस्ट जो आप लोन ले सकते थे उसकी लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दी, जो कि पहले 25 लाख तक हुआ करती थी। ये सारे उपाय क्यों किए जा रहे हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी डॉलर में जाके आप ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। तो ये जो सारे कदम उठाए आरबीआई ने, ये इसीलिए उठाए कि बैंकों के पास ज्यादा इजी तरीके से पैसे बांटने की, देने की स्थिति हो पाए, ज्यादा वो ईज तरीके से काम कर पाए। तो लिक्विडिटी ईज किया बिना रेट कट किए। अब हिंट ये मिल रही है कि आगे आने वाली पॉलिसीज में रेट कट भी हो सकता है, क्योंकि रियल रेट हमारा अभी भी बहुत ऊपर है। रियल रेट क्या होता है? 6.5% की हमारी बॉन्ड यील्ड चल रही 10 साल वाली। उसमें से अगर आप इन्फ्लेशन निकाल दीजिए, एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन अगर हम 3% का उसमें से निकाल दें, तो हमारी 3.5% की रियल बढ़ती है ग्रोथ इंटरेस्ट रेट, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इवन यूएस में इतनी नहीं है, क्योंकि वहां 4% का बॉन्ड है और वहां पे 2-2.5% की, 3% की इन्फ्लेशन है। तो अगर 3 को निकाल दे तो 1% बनता है। सो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि इन्फ्लेशन जो 1.5% है, दरअसल यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, यही विलेन है। इसी को ठीक करना है। यूएस में न्यू नॉर्म इज 3%, 2% नहीं है। 3 इज द न्यू नॉर्मल अगेंस्ट 2%। अमेरिका में या कहीं भी देखिए 3% अब न्यू नॉर्मल है। पूरी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन के दो टारगेटिंग चलती है, एक 2%, एक 4%। भारत में 4%, डेवलप्ड इकोनॉमी में 2%। किसने बनाया 2%? किसने तय किया कि ये 2% इन्फ्लेशन चाहिए? 4-6 बुद्धिमान लोगों ने मिलकर तय किया अमेरिका में कि हमको 2% का इन्फ्लेशन रखना चाहिए डेवलप्ड इकोनॉमी में। उसके पीछे कोई साउंड लॉजिक नहीं, आपको हंसी आएगी पढ़ के कि यार ये क्या लॉजिक है, 6 लोग मिलकर तय कर रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4% की रखी गई है, जो कि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद उतनी ठीक नहीं है, इसको ईज करना चाहिए। लेकिन अब वो 1.5% गिर गई, आपने इतनी टाइटनेस कर दी कि वो 1.5% पे आ गई। 1.5% इन्फ्लेशन पे 6.5% रियल ग्रोथ पे आप कैसे ग्रो करेंगे? ये संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये गुड इन्फ्लेशन या री इन्फ्लेशन जो सरकार और आरबीआई मिलके कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव कदम है, बहुत ही पॉजिटिव कदम है। और इससे आप देखेंगे कि ग्रोथ आती हुई दिखेगी रियल टर्म्स में, यानी नॉमिनल ग्रोथ, जो जिसको हम लोग देखते हैं, मार्केट जिसको देखना चाहता है। एफआईआई को यही तो चिंता थी कि भाई आपके यहाँ तो नॉमिनल ग्रोथ ही नहीं आने वाली है, वो होने लगे। अब इसमें खेल कहां से बिगड़ सकता है? देखिए, दो पॉइंट हमने आपको बताए कि सरकार री इन्फ्लेशन या गुड इन्फ्लेशन लाने की कोशिश कर रही है आरबीआई के साथ मिलके। गड़बड़ कहां हो सकती है?
टैरिफ का समझौता नहीं हुआ, हमारी इस समय जीडीपी क्यों दिक्कत में आ रही है, क्यों हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है या हमारा बाहर की चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट हो रहा है और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। होप है कि शायद जल्द सॉल्व हो जाएगा, 1-2 महीने लग सकते हैं। Q3 में हम जीएसटी का असर देखेंगे। अगर जीएसटी कट का इम्पैक्ट आया Q3 के नतीजों में, डिमांड में, तो हमें लगेगा कि जो सरकार प्लान कर रही है इंस्टीट्यूशनल वे में वो काम कर रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ इंप्रूव होती है और ज्यादा नॉमिनल टर्म में, तो भी हमको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक हुआ है। ये सब चीजें आपके खेल बिगाड़ू वाले हैं, ये ठीक होनी चाहिए। दूसरा खेल कहां से बिगड़ सकता है, अमेरिका में अगर बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि वहां लोग कह रहे हैं कि जो 7-8 बड़े स्टॉक हैं जिन जो एआई के दम पे इतनी चल रहे हैं, क्योंकि एआई कैपेक्स और स्टॉक में तेजी, एआई कैपेक्स स्टॉक में तेजी, यही चल रहा है वहां पे। रोज हम सुबह आपसे यही डिस्कस करते हैं। तो अगर वहां कोई बड़ी गिरावट आती है नैस्डैक के स्टॉक में या टॉप कंपनीज में, वहां पे एनवीडिया में, अमेजॉन में, मेटा में, इन सब में, माइक्रोसॉफ्ट में, तो हमारा मार्केट कमजोर हो सकता है। और कच्चा तेल अगर फट गया, जो कि 60 से 65 के बीच में झूल रहा है, जो कि बहुत नीचे है, दुनिया भर की कमोडिटीज में तेजी केवल वही एक ठंडा पड़ा। अगर उसमें कोई तेजी आ गई किसी भी रीजन से, मुझे नहीं पता क्या रीजन हो सकता है, वो जियोपॉलिटिकल रीजन हो सकता है, वेनेजुएला में कोई झगड़ा हो जाए, यूएस उसमें इंटरवीन करे, वो हो सकता है, रूस यूक्रेन का हो सकता है, चाइना का हो सकता है, एनीथिंग कुड बी, तो आपका क्रूड फट सकता है। तो एक विलन ये भी हो सकता है। तो आपका खेल कौन बिगाड़ सकता है, वो ये। लेकिन अगर आप इस खेल को ना माने कि ये बिगाड़ सकता है, तो मुझे लगता है पलड़ा किसका भारी है, तेजी वालों का। 60% मुझे लगता है कि तेजी का पलड़ा भारी है, मंदी का 40% है। रीजन बिल्कुल साफ है कि सरकार और इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, ये तमाम मिलके री इन्फ्लेशन करना चाहते हैं, विच इज ए गुड इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है ना सरकार का, जिस दिन उनको लगेगा रेट बढ़ा देंगे, जिस दिन उनको लगेगा जीएसटी में कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन सरकार क्रिएट करना चाहती है, जिससे कि डिमांड बढ़े, पुश मिले। इसीलिए आपके हाथ में बहुत पैसे दिए गए हैं। तो तेजी का पलड़ा मुझे लगता है 60% है, और जो नरमी वाला पलड़ा है वो 40% है। खेल क्या बिगाड़ सकते हैं, वो भी हमने आपको दिखा दिया कि कहां से गेम बिगड़ सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हो सकता है। तो जो हमने शुरू में आपको 3 क्वेश्चन दिखाए थे, उन्हीं क्वेश्चन पे एक बार वापस चलते हैं कि वो 3 क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, क्या इकोनॉमी ठंडी पड़ गई है, और ग्रोथ बढ़ाने के उपाय क्या है। इन तीनों प्रश्नों को अगर आप इस शो में समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंसल्टेड एफर्ट है मार्केट को ठीक करने का। मार्केट मार्केट में बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में बार बार चीजों को समझते हैं। लेकिन इकोनॉमी को दरअसल इकोनॉमी आपकी ठंडी है, उसको गर्म करने के लिए आपको सिस्टम में पैसे डालने पड़ रहे हैं, जिसका एक तरीका यह है कि लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी, तो वो खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो थोड़ा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी तो आपके मार्केट में तेजी का माहौल बनेगा। दैट इज द होल स्टोरी, जो कि मुझे लगता है प्ले आउट हो रही है यहाँ पे। बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी और ये वो सब हम लोग अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। आज बहुत ही लिमिटेड पॉइंट में हमने इन्फ्लेशन को लेकर के डिस्कस किया, क्योंकि जो 1.5% का इन्फ्लेशन लेके हम बहुत खुश हो रहे थे, दरअसल आरबीआई और सरकार उसको लेकर के बहुत खुश नहीं है। ये उनके कदमों से साफ दिखाई पड़ रहा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा बहुत डिटेल में नहीं जाते कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारे रिफॉर्म कर रही हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, दुकानें 24 घंटे खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, ये खोलो, वो खोलो। यूपी में जाइए, दिल्ली में जाइए, तेलंगाना में जाइए, बहुत सारे स्टेट लेवल के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब री इन्फ्लेशन के तरीके हैं जो कि हो रहे हैं। आई होप कि शायद मार्केट इसको पसंद करेगा, अनलेस कि कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए या कोई अचानक से हो जाए। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्क है एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें टैरिफ भी है, जिसमें क्रूड भी है, जिसमें यूएस मार्केट की फॉल है, जिसमें यूएस चाइना का टेंशन है। सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। डोमेस्टिक तो हमने काफी ठीक कर लिए हैं और आगे भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहां से कोई बुरी खबर आती है तो शायद मार्केट को दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज मार्केट में तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। अब जोकर इन द पैक ये है कि आपका जो अर्निंग्स है,
ये Q3 की अर्निंग, Q2 की अर्निंग से कोई होप नहीं ना रखनी चाहिए। Q3 की अर्निंग विल बी द गेम चेंजर। अगर वाकई उसमें चेंज हुआ तो गेम चेंज होगा, अदरवाइज डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन मार्केट इंतजार नहीं करता। वो Q3 की अर्निंग की डिस्काउंटिंग अभी जैसे ही दिवाली के बाद तमाम बिजनेस डेवलपमेंट के नंबर्स आएंगे, वो डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो आंख कान खुले रखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आया, तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। होपफुली इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि बहुत कम इन्फ्लेशन एक्चुअली बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको ये लगता है तो आप शायद थोड़ा सा आपको और खुले दिमाग सोचना पड़ेगा कि अल्ट्रा लो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, नॉट गुड फॉर अस। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।